यस सर। यस सर। थैंक यू। तो स्टार्ट कर ही लेते हैं। यस सर। तो लेट्स स्टार्ट। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में करते हैं बेसिक सा। रेस्पिरेशन सिंपल सेंस में तो यही है कि हम जो सांस लेते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे चल के रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि किसी भी सेल पे ऑक्सीजन का ट्रांसफर, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो सिर्फ रेस्पिरेशन सिर्फ इतना ही नहीं है कि जो हम सांस ले रहे हैं, हम सांस लेते हैं जो, उसके बाद ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जब सेल के पास जाती है, वो सेल भी ऑक्सीजन ले रही है और उस ऑक्सीजन से अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंप्लीट कर रही है, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस, गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें सबको पता है। अब ये कैसे एक्सचेंज होता है ये थोड़ा डिटेल में आपको बता दूंगा। और ये बाकी जो एयर अपना जो हम सांस ले रहे हैं, एयर अंदर जा रही है और वो डिफरेंट सेल्स पे पहुंचती है, तो उस एक्सचेंज, एक्सटर्नल एयर का ब्लड के साथ एक्सचेंज कैसे होता है, और उस ब्लड में गई हुई ऑक्सीजन का सेल में जाके एक्सचेंज कैसे होता है। तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और जो गैस अंदर गई, जो एयर अंदर गई, उस एयर को प्योरीफाई करना, उसका टेम्परेचर मतलब उसको थोड़ा वार्म अप करना, टेम्परेचर इंक्रीज करना, उसको ह्यूमिडिफाई करना, ये सब इस पैसेज का काम है। जैसे हम मान लो विंटर्स में जो एयर ले रहे हैं वो तो बहुत कोल्ड होती है, तो बॉडी के अंदर जो उसका पैसेज है जिसके अंदर से वो ट्रेवल करती है, लंग्स में जाती है, लंग्स में जाके वो लंग्स उसको प्योरीफाई भी करते हैं, वार्म भी करते हैं, ह्यूमिडिफाई भी करते हैं। अब ये बार बार ज्वाइन करने वाले, ये ज़्यादा ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे हम फर्स्ट क्लास से चल रहे हैं कि सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। सिर्फ एक अपना सिस्टम ऐसा आया है जो इम्यून सिस्टम था, वो एक फंक्शनल सिस्टम था, ऑर्गन सिस्टम नहीं था। बाकी सब जब हम रीड कर रहे हैं ये है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन से मिलके बने होंगे। तो नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड एल्वियोलाई, these are the organs of the respiratory system. This is the upper respiratory tract. ये कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम है। जैसे यहाँ तक हम इसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बाकी फिर आगे ट्रैकिया चल के लंग्स का अलग बता देंगे एक बार। ये दिस इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहाँ से ऊपर तक का, ये सब है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स। नाउ दिस इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें जो जो भी है नेम्स आप देख लीजिएगा, हम इसको सीधे आगे स्किप करके आगे चलते हैं। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है नोज, द ओनली एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का बाहर दिखने वाला पार्ट एक यही है, नोज। नोज, नोज में अपने दो नोस्ट्रिल्स हैं जिनको एक्सटर्नल नेयर्स बोलो या नोस्ट्रिल्स, इनके थ्रू एयर एंटर करती है। एयर एंटर्स थ्रू दीज नोस्ट्रिल्स। द इंटीरियर ऑफ द नोज कंसिस्ट ऑफ नेजल कैविटी, and this nasal cavity is divided by nasal septum.
तो उसके अंदर मतलब ये बस ये करिए कि बाहर दिखने वाला पार्ट नोज है, नोज में दो नोस्ट्रिल्स हैं, नोस्ट्रिल से एयर अंदर जाती है, और जो नोजल कैविटी है, कैविटी मतलब एक जगह है, गुफा टाइप की कह लो, एक खाली जगह है जो कैविटी बन गई, उस कैविटी में, उस कैविटी को डिवाइड कर रखा है दो पार्ट्स में। उसके अंदर ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं सुपीरियर सरफेस पे, और बाकी की जगह पे द रेस्ट ऑफ द कैविटी इज लाइंड विद रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। मतलब ये बस थोड़ा सा दो पार्ट में ये मान लीजिए, एक रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है, और बाकी जो ऊपर का म्यूकोसा है उसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, जो मतलब नेजल कंट्रोल भी उसका, सॉरी, न्यूरल कंट्रोल भी रहता है ना, ओल्फैक्टरी जो नर्व आएगी वो वहाँ अटैच होती है, तो उसमें ये उसका न्यूरल कंट्रोल के लिए कह लीजिए म्यूकोसा है, उसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, और बाकी के म्यूकोस बाकी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा है, और ये रेस्पिरेटरी म्यूकोसा उसको मॉइस्टन्स करता है ना, ह्यूमिडिफाई करेगा, और ट्रैप्स इनकमिंग फॉरेन पार्टिकल्स। दिस इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है ही है कि ये म्यूकोसा है, ये उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, मॉइस्टन्स करेगा, और उस एयर में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेगा। जो लेटरल वॉल्स है प्रोजेक्शंस, नाम अगर नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं है। तो लेटरल वॉल्स में प्रोजेक्शंस हैं, इन प्रोजेक्शंस की वजह से लाइन, उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, जैसे मान लो बैंक में या रेलवे पे, रेलवे स्टेशन पे, किसी भी जगह पे जब लाइन बहुत लंबी हो जाती है तो उसको लाइन को टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं, ताकि कम जगह पे ही ज्यादा पॉपुलेशन खड़ी हो सके, ज्यादा पर्सन खड़े हो सके। उसको लाइन को ऐसे कर्व दे दे के हम दो तीन बार मोड़ मोड़ के खड़ा कर देते हैं। तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो ऐसे अलग 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 उस वॉल में प्रोजेक्शंस हैं, वो प्रोजेक्शंस उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। उस सरफेस एरिया इंक्रीज होने से उस नेजल कैविटी के अंदर टर्बुलेंस इंक्रीज हो जाती है, और ये सारा उस सिस्टम मतलब उसको एयर के अंदर के पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए, मॉइस्टन करने के लिए वो हेल्पफुल रहता है, ये इंक्रीज सरफेस एरिया। नेजल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओरल कैविटी। अब आपने देखा बहुत लोग जैसे मुंह से सांस लेते हैं, बहुत लोग नाक, मतलब मैक्सिमम हम नोज से ही सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, और जब मान लो जुकाम हो जाता है तो मुंह से भी ले लेते हैं। इसका मतलब ये अंदर कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होता होगा, इस तभी तो मुंह से ली हुई एयर भी अंदर चली जाती है और नाक से ली हुई एयर भी अंदर चली जाती है, तो अंदर कोई पैसेज कॉमन है। और आगे चल के मतलब वैसे नेजल कैविटी इज सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी, सेपरेट होती है इस बोन से, एंटीरियर हार्ड पैलेट बोन से सेपरेट होती है, बड़े डायग्राम में उसको दिख भी जाएगा। और इस पूरे एरिया में जो भी बोन्स हैं ये डिफरेंट कैविटी प्रोवाइड करती हैं, मतलब होलो स्पेस। ये कुछ बोन्स हैं, इनके नाम आप याद रखना चाहें तो आपकी इच्छा है, बट ये सब मिलके एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं कैविटीज, इनको बोलते हैं पैरानेजल साइनसेस। इस पैरानेजल साइनसेस से क्या होगा, एक तो स्कल लाइट हो जाता है, मतलब एक डेंस कॉम्पैक्ट सिस्टम होगा, उसका वेट ज़्यादा होगा, एक बीच में खाली खाली से स्पेसेस होंगे तो उसका वेट कम होगा। तो ये जो कैविटीज हैं ये स्कल को लाइट बना देती हैं, और साथ में एक्ट एज रिजोनेंस चैम्बर्स फॉर स्पीच। जो हम बोलते हैं उसकी क्लैरिटी, उसका रिजोनेंस मतलब उसका जो एक एक वर्ड में जो समझने का, जो हम इतना फास्ट बोलते हैं तो उसमें जो एक एक वर्ड के अंदर की क्लैरिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, उसका रिजोनेंस इंक्रीज कर देते हैं। प्रोड्यूस म्यूकस, वो जितने भी साइनसेस हैं म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस उस एयर जो आ रही है उसको मॉइस्टन करने में काम कर रहा था। इस म्यूकस में अपने जो डिफरेंट जो ये क्या कहें कि इम्यून सिस्टम वाला रोल भी आता है,
एंड दिस म्यूकस ड्रेन्स इनटू नेजल कैविटी। जो ये पैरानेजल साइनसेस हैं, इनके अंदर जो म्यूकस बनेगा वो नेजल कैविटी में ड्रेन होता है। उसके बाद है फेरिंग्स, थ्रोट, मस्कुलर पैसेज फ्रॉम नेजल कैविटी टू लैरिंग्स। नोज था, नोज से, इसके नोज के बारे में सब चलता रहा, उसके अंदर का जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये नोज के बारे में आ गया। नोज के अंदर कौन कौन सी कैविटीज हैं, उसका क्या फंक्शन है, नोस्ट्रिल उसको मॉइस्चर करते हैं एयर को, उसके अंदर डिफरेंट ऐसे प्रोजेक्शंस हैं जो अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर लेते हैं और वो टर्बुलेंस इंक्रीज करते हैं। वो सब उसको, ये उसको कैविटी सेपरेट बनाती है, इस बोन, ये बोन एंटीरियर हार्ड पैलेट। तो ये सब चला नोज के बारे में। और उसमें ये डिफरेंट साइनसेस हैं, कैविटीज जिनको बोलते हैं हम, ये इनके फंक्शन हो गए, उसको लाइटन करता है, रेजोनेंस इंक्रीज करता है और म्यूकस बना के ड्रेन करता है नेजल कैविटी में। ये सब इसके बारे में चलता गया। अब म्यूकस एक फ्लूइड होता है बच्चे, जो जिस मेम्ब्रेन से या जिस कैविटी जो लाइनिंग होती है उस एरिया की, वो जो सेल्स अपना जो एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, वो फ्लूइड उस एक कैविटी में या उस जगह पे जाके अपना डिफरेंट फंक्शन रोल प्ले करते हैं। जैसे उसको मॉइस्चर करना है, या अपना कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, या उसको ह्यूमिडिफाई करना है। तो ये म्यूकस इज ए फ्लूइड, लिक्विड। तो इस सब के बाद फिर हम पहुंचते हैं फेरिंग्स पे। फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है फ्रॉम नेजल कैविटी टू लैरिंग्स। यानी कि पहले हम नोज के नोस्ट्रिल्स, एयर अंदर आई, ट्रैपिंग हुआ, मॉइस्चर हुई एयर, और ये सब करने के लिए उसमें डिफरेंट प्रोजेक्शंस हैं ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। और वो सब डिफरेंट कैविटीज बनी, उन कैविटीज के फंक्शन, और उसके अंदर जो म्यूकस बना, वो म्यूकस नेजल कैविटी में ड्रेन होता है। तो हम यहाँ नेजल कैविटी तक पहुँच गए। इस नेजल कैविटी से आगे लैरिंग्स, और इन दोनों के बीच में जो मस्कुलर पैसेज है वो है फेरिंग्स। फाइन। तो इस फेरिंग्स को 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। नेजोफेरिंग्स, नेजो मतलब नेजल, ओरो ओरल, लैरिंगोफेरिंग्स मतलब ये लैरिंग्स को जो ज्वाइन करता है। तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, इनके थोड़े थोड़े से अपना, ये सुपीरियर रीजन बिहाइंड नेजल कैविटी, यानी कि नेजो है तो नेजल कैविटी के पीछे, ओरोफेरिंग्स है तो ओरल कैविटी के पीछे यानी कि माउथ, मिडल रीजन बिहाइंड माउथ। लैरिंगो मतलब लैरिंग्स के साथ ज्वाइन करेगा, इंफीरियर रीजन अटैच्ड टू लैरिंग्स। तो ये है अपना फेरिंग्स। दिस फेरिंग्स इज बिटवीन नेजल कैविटी एंड लैरिंग्स, इन दोनों के बीच में जो पार्ट है वो है फेरिंग्स। और फेरिंग्स के 3 रीजन हो गए ये, एक जो इसके साथ अटैच होता है नेजल कैविटी के साथ, एक माउथ के साथ अटैच होता है, माउथ के पीछे होता है, और एक इसके साथ अटैच हो जाता है। The oropharynx and laryngopharynx are common passageways for air and food. ये यहाँ तक, ये दोनों चीजें, ओरो ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स, इन दोनों में एयर एंड फूड दोनों जाते हैं। अब ओरोंगोफेरिंक्स, जो ओरोफेरिक्स, ये बिहाइंड माउथ यानी कि मुंह के पीछे है। तो मुंह से हम सांस लें या खाना लें या पानी लें, कुछ भी लें, वो इसमें जाएगा, ओरोफेरिंक्स में। फिर आगे चल के वो डिवाइड होगा, एक अलग बात है। इसलिए हम मुंह से भी सांस ले पाते हैं, क्योंकि ये जो पैसेज है, ये जो पाथवे है, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स, इसमें दोनों चीजें ड्रेन होती हैं, एयर भी और फूड भी। नेजोफेरिंक्स नेजल कैविटी के साथ कनेक्टेड है, तो नेजल कैविटी में से तो हम सिर्फ एयर ही लेंगे, जो नोस्ट्रिल्स के थ्रू एयर गई थी वही जाएगी। ये मुंह के पीछे है, तो इसलिए यहाँ से एयर, फूड, वाटर, वटेवर जो भी हम लेंगे ओरल कैविटी से, वो इसके अंदर जाएगा। और इसके नीचे वाला पार्ट है लैरिंगोफेरिंक्स, तो इसके अंदर भी जाएगा वो, इसके बाद जाके वो लैरिंक्स से जुड़ता है।
तो ये दोनों कॉमन पाथवे फॉर एयर एंड फूड। ये देखिए, ये नेजल कैविटी थी अपनी, ये वाली, ये ओरल कैविटी है। अब नेजल कैविटी के पीछे है नेजोफेरिंक्स, फिर ओरल कैविटी के पीछे है ओरोफेरिंक्स। यहाँ से ये पाथवे कॉमन हो गया, इसमें से यहाँ से एयर आ रही थी, यहाँ से ओरल कैविटी से जो कुछ भी आया, एयर आई या फूड आई, वो भी इसी में मिक्स हो गया। तो इन दोनों जगह पे ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स में दोनों चीजें चलती हैं, एयर एंड फूड। ये वही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शो किया हुआ दोबारा से। स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स में आप मतलब थोड़ा सा बस रिवीजन का पार्ट समझ लीजिए कि एक तो ये टॉन्सिल्स होते हैं जो हम अपने लिम्फेटिक सिस्टम में हमने किया था। 3 टाइप के जो टॉन्सिल्स हैं, फेरेंजियल टॉन्सिल, पैलेटाइल टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। तो इनको आप याद कर लेंगे तो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। तो ये 3 तो टॉन्सिल्स हो गए। ऑडिटरी ट्यूब्स एंटर द नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में ऑडिटरी ट्यूब एंटर करती है, मतलब वहां से ऑडिटरी ट्यूब बनेगी। फिर लैरिंग्स, ये है अपना वॉइस बॉक्स। जैसे अपने हॉस्टल्स में या डिफरेंट जगह पे वाईफाई के राउटर लगे होते हैं, और राउटर का क्या काम होता है कि सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही लैरिंग्स एक राउटर है, ये राउट करता है एयर और फूड को इनटू प्रॉपर चैनल्स। इससे पहले तक नेजोफेरिंग्स से एयर आ रही थी, ओरोफेरिंग्स और नीचे लैरिंगोफेरिंग्स में दोनों चीजें हैं, एयर भी है फूड भी है। ये लैरिंग्स फिर उनको डिफरेंट साइड्स पे अपना फूड को फूड पाइप में पहुंचा देता है और एयर को उधर ट्रेकिया की तरफ राउट कर देता है। तो ये एक राउटर का काम करता है। प्लेज ए रोल इन स्पीच, स्पीच में अपना रोल प्ले करता है। आगे उसको ये थोड़ा डेप्थ का है, चीज़ें याद करना चाहो तो उसमें 8 रिजिड हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं। नेट पे आप उनको 8 के नाम देख सकते हो जैसे भी। और उसके ऊपर एक स्पून शेप फ्लैप इलास्टिक कार्टिलेज होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि यहाँ इसको याद करना चाहते कि नहीं, बट यहाँ तक आप समझ लीजिए जरूर। फाइन, राउटर का रोल प्ले करेगा। इससे ऊपर तक फूड और एयर दोनों आ रहे थे, अब उन दोनों को, फूड को और एयर को अपने प्रॉपर चैनल्स की तरफ पहुंचा देगा, उनको उसी एरिया में कनेक्ट कर देगा। और ये स्पीच में अपना रोल प्ले करता है। ये इसका एनाटमी का पार्ट है कि किस किस से मिलके बना होता है। और उसके ऊपर एक स्पून शेप फ्लैप है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। तो फेरिंग्स ऊपर नेजल फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स में आया, और उसके नीचे ओरोफेरिंग्स, नीचे लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स मतलब लैरिंग्स के साथ अटैच हो गया। तो ये लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है। उसके अंदर वो जो भी हम बोन्स कह रहे थे, और वो भी वो सॉरी कार्टिलेजेस और एपिग्लोटिस, ये आप थोड़ा सा देखना चाहें तो वोकल कॉर्ड्स होती हैं इसमें। आपने देख शायद नहीं सुना होगा, अगर हम बहुत लाउडली बोलते हैं या बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के बोलते हैं तो ये कोर्स का आपस में फ्रिक्शन बनता है। ये जो बना है, ये देखिए, ये ऐसे ओपन होता है, इसके अंदर से एयर निकलती है, जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है। ग्लोटिस, ओपनिंग बिटवीन वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स के बीच की ओपनिंग है। तो इनका आपस में ना फ्रिक्शन होता है, इसलिए हमें बाय नेचर भी सॉफ्ट बोलने की कोशिश करनी चाहिए और किसी के ऊपर बहुत जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए। अदरवाइज इनका जो फ्रिक्शन है ये ज़्यादा होता है, और इस ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे नोड्यूल्स बन जाते हैं जिनको फिर सर्जरी करके हटाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट विद एक्सपेल्ड एयर टू क्रिएट साउंड। जो हम बाहर एयर निकालते हैं उस के टाइम पे वाइब्रेट होती है और साउंड आती है। ट्रैकिया, यहाँ से अब ये चीज़ अलग हो गई। ओरोफेरिंक्स और
लैरिंगोफेरिंक्स तक दोनों चीजें कॉमन चल रही थी। फिर लैरिंक्स में अलग चीज चली गई। अब आ गया ट्रैकिया विंड पाइप। मतलब ये उसके एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। फूड पाइप में फूड चला गया, विंड पाइप में विंड आ गई। ट्रैकिया कनेक्ट्स लैरिंक्स विद ब्रोंकाई। ये ट्रैकिया है, ये लैरिंक्स से कनेक्ट होके और ब्रोंकाइट को, मतलब लैरिंक्स को और ब्रोंकाइट को कनेक्ट करता है ये ट्रैकिया। लाइंड विद सिलिएटेड म्यूकोसा। सिलिएटेड मतलब जैसे आपने कोई भी एनिमल देखा हो, जैसे चूहा देखा हो, उसके आगे कुछ बाल से उसके मूछें सी बनी होती हैं। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ना, जैसे अपने नोज में स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे, किसी के मतलब डिफरेंट, किसी के बिल्कुल विजिबल नहीं होते हैं, किसी के विजिबल होते हैं। तो इसी टाइप से अंदर जितना भी अपना ये ट्रैकिया है, इसके आगे की जो भी ब्रांचेज हैं, इनके अंदर छोटे छोटे सीलिया होते हैं। ये सीलिया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बी continuously in the opposite direction of incoming air। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग एयर, यानी कि एयर आ रही है उस डायरेक्शन में ये खड़े रहते हैं, ताकि जो फॉरेन पार्टिकल है वो इनके अंदर ट्रैप हो जाए। और साथ में एक्सपेल म्यूकस लोडेड विद डस्ट एंड अदर डेब्रिज अवे फ्रॉम लंग्स। लंग्स से दूर, जैसे कुछ भी बाहर के पार्टिकल कई बार आता है तो हम एकदम से छींक मारते हैं, तो वो भी यही है कि हम उसको एक्सपेल आउट करना चाहते हैं, बॉडी उसको एक्सपेल आउट करना चाहती है। तो ऐसे ही ये पूरा ट्रैकिया इन म्यूकस सीलिएटेड होता है, और ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और डिफरेंट जो भी डस्ट हैं, डेब्रीज हैं, उनको लंग्स से दूर एक्सपेल करने की कोशिश करता है। और इसकी वॉल्स में सी शेप हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं, ये जो ऐसे ऐसे बने हुए हैं ये सारे। इसको छोड़ते हैं। ये प्राइमरी ब्रोंकाई formed by division of the trachea enters the lung at the hilus। ये यहाँ पे लंग्स में एंटर करता है, और फिर फर्दर ये डिविजन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें टू लोब्स हैं, एक ये वाला, ये यहाँ से नजर आ रहा है, ये सेकंड लोब। तो लेफ्ट लंग में टू लोब्स होते हैं, और ये राइट लंग में थ्री लोब्स होते हैं, 1 2 एंड दिस वन 3। ये इंफीरियर लोब, ये मिडल लोब, ऊपर वाला सुपीरियर लोब। इसमें मिडल लोब नहीं होता, सुपीरियर एंड इंफीरियर। ये ट्रैकिया है, विंड पाइप है, वो आगे जाके डिवाइड होती है, फिर फर्दर डिविजन्स चलते रहते हैं। फाइनल जैसे हम आर्टरीज का कर रहे थे ना, आर्टरी ट्रैकिया हुआ वहाँ पे, ओ सॉरी आयोर्टा, आयोर्टा से फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज, फिर आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरीज, बिल्कुल फाइन नेटवर्क तक चला जाता है। ऐसे ही यहाँ पे ट्रैकिया है, ट्रैकिया से फिर फर्दर प्राइमरी डिवीजन, फिर सेकेंडरी डिवीजन, टर्सरी डिवीजन, और डिवीजन होते होते फाइनली बिल्कुल फाइन उसमें स्मॉल डिविजन्स में आ जाते हैं। इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। इन एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी। जो हमारा चेस्ट का पार्ट है, इसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, इस कैविटी को मोस्ट ऑफ द पार्ट इस थोरेसिक कैविटी का लंग्स से ऑक्यूपाइड होता है। ये अब एनाटॉमी का पार्ट है, अगर आप देखना चाहें तो। ये एपेक्स इज नियर द क्लेविकल। अब उन ये सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी आपको, बस ये जरूर देख लीजिएगा, इसका जो बेस है ये डायफ्राम पे टिका होता है। और ये जब भी हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये डायफ्राम भी हिलता है। जब ये मतलब हमने इंस्पिरेशन किया, सांस अंदर ली, तो ये लंग्स फैलेंगे, उनके फैलने से ये डायफ्राम भी हिलेगा। इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो अपना पेट तक हिलता है।
ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फीचर्स, और इसमें 2 लोब्स हैं, इसमें 3 लोब्स हैं। ये उसके अंदर का फाइन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर शो कर दिया। ये इनकी लंग्स की कवरिंग है, दो कवरिंग है, ये लंग शो किए हुए। ये बिल्कुल बाहर की जो कवरिंग है ये पेराइटल प्लूरा, उसके अंदर की जो कवरिंग है उसका विसरल प्लूरा, और विसरल प्लूरा के अंदर फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड। ये पूरे लंग्स की कवरिंग पेराइटल प्लूरा, और उसके अंदर की जो कवरिंग है दैट इज विसरल प्लूरा, और उसके अंदर विसरल फ्लूइड, ये सॉरी प्लूरल फ्लूइड फील्ड होता है। नहीं, अभी आते हैं उस पार्ट पे, बिल्कुल आपको बताएंगे। ट्रैकिया के थ्रू सिर्फ एयर जाती है, वो सिस्टम बिल्कुल सेपरेट है। ट्रैकिया से ऊपर सिर्फ एक ही जो पैसेज है वहां पे जो फूड और एयर इकट्ठी आती है, उसके बाद ट्रैकिया से आगे तो सिर्फ एयर का काम रहता है, उसके अंदर और डिफरेंट चीजें नहीं जाती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सॉरी जो ब्लड का सर्कुलेशन है, उस ब्लड की सर्कुलेशन का मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं वो हर सेल तक पहुंची है। यहाँ जो सेल्स हैं, चाहे ये विसरल प्लूरा है या पेराइटल प्लूरा है या ट्रैकिया है, अब ये सब चीजें किससे मिलके बनी हैं? जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का, स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, सेल से मिलके टिश्यूज बने, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स बने, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर लंग्स हैं, ट्रैकिया हैं। अब ये लंग्स और ट्रैकिया भी तो टिश्यूज से मिलके बने होंगे, और वो टिश्यूज सेल से मिलके बने होंगे। तो उन सेल्स को लाइव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए तो ब्लड जाएगा ही जाएगा, और जो ब्लड जा रहा है वहां पे, उस ब्लड से इन्होंने न्यूट्रिएंट्स भी तो लेने हैं। तो सेल की जो रेस्पिरेशन का मतलब वही आ रहा है, सिर्फ बाहर की एयर लेना ही रेस्पिरेशन नहीं है। वो जो अंदर सेल हैं वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए भी एयर ले रहे हैं, वो भी रेस्पिरेशन है। तो इन जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है वो साइमल्टेनियसली पूरी बॉडी में हर सेल तक ऑटोमेटिकली बना हुआ है पहले से ही। ट्रैकिया के अंदर से तो सिर्फ एयर जाएगी, वो नेटवर्क ये देखिए, ये जो नेटवर्क है ये बाकी सब चीजों का, वो ऑलरेडी बना हुआ है उसके अंदर। अभी इसका जो बिल्कुल डेप्थ में जाते जाते आएगा वो सब, कैसे ब्लड वहां पे जाता है। ये इसकी कवरिंग हो गई। ये सिर्फ एक शो किया हुआ है कि ये लंग जब कोलैप्स होके ऐसा हो जाता है, ये है लंग, सिर्फ यहाँ तक। ये तो सारी प्लूरल, वो सॉरी थोरेसिक कैविटी है, उस कैविटी में ये लंग है। ये लंग कोलैप्स हो गया, बाकी का जो ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी में से ये लंग्स कोलैप्स हो गए, तो यहाँ पे जो प्लूरल फ्लूइड है वो ज़्यादा हो गया। ये पूरा अपना इन्फ्लेटेड है, जब हमने एयर ले रखी है तो ये पूरे स्पेस को कवर कर लेता है। ये सिर्फ ऐसे शो कर रखा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कैविटी ही छोटी नहीं होती है, कैविटी उतनी ही रहेगी, उसमें से लंग्स छोटा हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ये रेस्पिरेटरी ट्री डिवीजन, रेस्पिरेट मतलब ये ट्रैकिया है, ये उसके अंदर जो ट्रैकियल कार्टिलेज है उसको जो सी शेप में शो कर रखे थे। प्राइमरी ब्रोंकाइस, सेकेंडरी, टर्सरी, और आगे चल के ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ गई। ये उसका फर्दर उसको कैसे मतलब नंबर्स में शो कर दिया। जो यहाँ तक ब्रोंक्यूल्स तक हैं इसको बोलते हैं हम कंडक्टिंग जोन। ये ट्रैकिया था एक, उसमें से दो बन गए, दो से चार बन गए, ये देखो दे भी रखा, एक ट्रैकिया, उससे दो बने, दो से चार बने, चार से आठ बने, आठ से 16, और ऐसे चलते चलते यहाँ जो ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट है, दिस इज कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट कर रहा है कि एयर यहाँ से आई, यहाँ से दो जगह चली गई, ये मतलब लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, दो जगह गई, दो से चार जगह गई, चार से आठ जगह गई, आठ से 16 जगह गई, ऐसे करते करते वो यहाँ तक फैलती है। तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन। यहाँ पे वो पार्ट होता है जो उसमें
एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और फाइनल अपना है ये एल्व्यूलाई। अगर इसका नंबर्स देखें, एक मिनट, ये नीचे की चली जाएगी। हाँ, 6 × 10⁸ इतने ज़्यादा एल्व्यूलाई सैक्स हैं। जो कंडक्टिंग जोन है अपना, इसमें सीलियाँ हैं फॉर प्रोटेक्शन, फॉर इंट्रैपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। उसके आगे के रेस्पिरेटरी जोन में सीलियाँ नहीं है। तो बाकी वाले जो चीज़ें इनको याद रखना चाहें तो कर लें, बट ये वाला पार्ट है, ये कंडक्टिंग जोन है, ये रेस्पिरेटरी जोन है। कंडक्टिंग जोन में सीलियाँ हैं, रेस्पिरेटरी जोन में सीलियाँ नहीं है। अगर वैसे भी देखें तो यहाँ पे स्मूथ मसल्स भी हैं कंडक्टिंग जोन में, रेस्पिरेटरी जोन में स्मूथ मसल्स या तो नहीं है या फिर बहुत कम है। देखो यहाँ सम सम फिर नो, घटती चली गई। ऐसे ही कार्टिलेज, यस पैची, और फिर आगे कार्टिलेज भी नहीं है। याद रखने में ईजी है वैसे, इसको अगर आप 2 बार भी फोकस करेंगे तो समझ में आ जाता है। ये हैं ब्रोंक्यूल्स, जहाँ आगे जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जाके, और जो फाइनल का जो पार्टिकल है वो है स्मॉलेस्ट साइज, वो एल्व्यूलाई। ये उसका डायग्राम दिखा रखा है सिर्फ। और ये एल्वियोलाई या जो रेस्पिरेटरी जोन है, दिस रेस्पिरेटरी जोन इज जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, और उसमें ये जो ये वाला पार्ट है, इसमें जाके गैसियस एक्सचेंज होता है। अभी दिखाते हैं एल्वियोलाई। ये आया। अब यहाँ का ध्यान रखिए, अब ये एक एल्वियोलाई को इन्होंने बड़ा करके दिखा दिया। ये एल्वियोलाई हैं, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है ऑलरेडी। अब ये है ब्लड सर्कुलेशन, ये मेम्ब्रेन आ गई। दिस मेम्ब्रेन इज thin squamous epithelial layer lining alveolar walls. Pulmonary capillaries cover external surface of alveoli। यानी कि ये स्क्वेमस एपिथेलियल जो अपना सेल्स से टिश्यूज बने, टिश्यूज 4 टाइप्स के थे, उसमें से जो एपिथेलियल टिश्यू है वो यहाँ पे कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो यानी कि जो ये आपको ये वाइट वाइट सी नज़र आ रही है, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। इस रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के इस तरफ तो है एल्वियोलाई, जो लंग्स का पार्ट है। इसके साथ साथ ब्लड ट्रेवल कर रहा है। इस ब्लड में ये आरबीसी शो किया है। आरबीसी क्यों शो किया है? क्योंकि आरबीसी ने ऑक्सीजन लेनी है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसी में होती है ब्लड में। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, इसलिए हम हीमोग्लोबिन के ऊपर फोकस करते हैं। अब हीमोग्लोबिन किसी का कम है तो फिर ये भी देखते हैं कि उसके आरबीसी का लेवल ठीक है। आरबीसी का लेवल ठीक है तो उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम हो रखा है, तो हम हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। अगर आरबी मतलब हीमोग्लोबिन लेवल, आरबीसी लेवल ठीक है तो हीमोग्लोबिन बढ़ाएंगे। अगर हीमोग्लोबिन कम है और आरबीसी भी कम है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो ये आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना है, इसलिए आरबीसी शो किया हुआ है। तो ये ऑक्सीजन इधर गई, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर गई, और इस ब्लड के अंदर जो CO2 थी वो एल्वियोलाई में आ गई। ये ऐसे गैसियस एक्सचेंज होता है। तो CO2 लंग्स में आ गई, ऑक्सीजन ब्लड में चली गई। अब इस CO2 को हम एक्सपेल कर देंगे, फिर एयर लेंगे, एयर से ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देंगे, ब्लड से CO2 को लेके बाहर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता है इन एल्वियोलाई। ये उसको और ज़्यादा एनलार्ज करके शो कर दिया है। ये गैस एक्सचेंज, वही गैस क्रॉसेस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब होता है, एक तो एक्टिव एक्सचेंज होता है जिसमें एनर्जी लगती है। जैसे मान लो आप किसी को पुश कर रहे हैं, और जैसे आप 2 बंदे खड़े होकर एक दूसरे को हाथ पकड़ के एक दूसरे को पुश करते हैं ना, अगर सामने वाला बहुत ही कमजोर है या जोर ही नहीं लगा रहा तो बड़े आराम से पीछे हो जाएगा। वो लगा लो बिल्कुल पैसिवली, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। इसको बोलते हैं कि डिफ्यूजन, बड़े आराम से चीजें चलती रहती हैं।
और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी यूज होती है, और वो एनर्जी यूज होके एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दोनों जगह में जिस तरफ चीजें ज्यादा हैं तो हम उस तरफ भी धकेल सकते हैं, यानी कि सामने वाला बंदा अगर फोर्स लगा भी रहा है फिर भी हम उसको पीछे पुश कर सकते हैं, वो होता है एक्टिव। और बिना किसी एनर्जी यूटिलाइजेशन के नॉर्मली अगर चीजें चलती रहती हैं उसको बोलते हैं पैसिवली डिफ्यूज होता रहता है। अगर आपने नॉर्मल घरों में देखा हो, जैसे पानी के फिल्टर लगे होते हैं जो ये आते हैं ना स्टील वाले, दो चैम्बर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर वाले को पानी का भर के छोड़ देते हैं और वो नीचे फिल्टर होकर चला जाता है, इसको बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, आराम से उधर चलता रहेगा। तो ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द एल्वियोलाई। Oxygen enters to the blood and carbon dioxide enters to the alveoli. मैक्रोफेजेस एड प्रोटेक्शन, ये इम्यून सिस्टम वाला काम आ गया। जो मैक्रोफेजेस है वहां पे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं साथ साथ। और सर्फेक्टेंट कोट्स गैस एक्सपोज्ड एल्वियोलर सरफेसेस। सर्फेक्टेंट होते हैं जो जैसे आप टूथ ब्रश करते हैं तो झाग बनता है, वो सर्फेक्टेंट की वजह से बनता है। जो वॉशिंग का काम करते हैं एक तरीके से कह लीजिए, ये अपना बहुत इफेक्टिवली उसको मैं ये बताना चाहता बेसिकली कि जो हम टूथब्रश करते हैं उसके अंदर सर्फेक्टेंट होता है, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं नॉर्मली। उस सर्फेक्ट जिस टूथपेस्ट में झाग ज़्यादा बन रहे हैं तो उसमें सर्फेक्टेंट ज़्यादा है, जिस टूथपेस्ट में झाग कम बनते हैं तो उसमें सर्फेक्टेंट कम है। और ये हमारी मतलब एक कल्चर का पार्ट है कि हम कहते हैं भाई ज़्यादा झाग बनेंगे तो दांत ज़्यादा साफ होंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा साफ होंगे क्योंकि सर्फेक्टेंट ज़्यादा है, सर्फेक्टेंट ने सफाई करनी है वहाँ पे। और ये मतलब आपकी अवेयरनेस के लिए कह लीजिए कि ये टूथपेस्ट में जो सर्फेक्टेंट होते हैं दे आर कार्सिनोजन। कार्सिनोजन वो होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। तो ज़्यादा झाग वाला टूथपेस्ट हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, कम झाग वाला यूज करना चाहिए ताकि सर्फेक्टेंट कम हो। सर्फेक्टेंट होगा कम तो हमारी बॉडी के अंदर भी कम जाएगा। ठीक है, हम बहुत केयरफुली करते हैं कि झाग अंदर नहीं जा रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत तो जाता ही है, कितना भी केयरफुली कर रहे हो। तो जो अंदर जाता है उसमें वो सर्फेक्टेंट बॉडी के अंदर गया और वो सर्फेक्टेंट कार्सिनोजन है, कैंसर कॉजिंग है, तो इसलिए हमने वो कम करना चाहिए। तो ये बॉडी के अंदर जो एल्वियोलाई सैक में है जो ये सर्फेक्टेंट, ये नेचुरल हैं, ये कार्सिनोजन नहीं होते हैं, ये नेचुरल हैं। और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जो एरिया गैस के साथ एक्सपोज्ड है उस एक्सपोज्ड एरिया पे एक कोट यानी कि कवरिंग प्रोवाइडेड होती है सर्फेक्टेंट्स की, जो आया उसको धो डालते हैं, एक समझ लीजिए। अब ये देखिए जो आप ब्लड वाला पार्ट पूछ रहे थे ना, ये ब्लड वेसल की कवरिंग उसके साथ है। ये एक सेल है, उस सेल किसकी है, ये एल्वियोलर सैक की, एल्वियोलाई की सेल है। इसमें ये ब्लड वेसल की कवरिंग है, इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स इसने ले लेने हैं, ऑक्सीजन इसके पास खुद से है, तो ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए ऑक्सीजन इसने बाहर से ले ली, बट न्यूट्रिएंट्स तो ये ब्लड से लेगा और ये सेल यहाँ पे लाइव रहेगी, जिंदा रहेगी। अब यहाँ पे कौन सी सर्कुलेशन आती थी, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट के राइट साइड से निकलती है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये देखिए, ये पल्मोनरी आर्टीरियोल, ये ब्लड आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू कलर का इसलिए स्टोर किया हुआ है, तो ये ब्लू कलर का आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अंदर चली जाती है और इस ब्लड में जो CO2 है वो इसमें आ जाती है। ये ऐसे इनका एक्सचेंज चलता रहता है, O2 गई, CO2 इसके अंदर आ गई। तो यहाँ पे जितनी भी ऑक्सीजन अवेलेबल थी, जो भी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसने ऑक्सीजन को ट्रैप करना है। हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा, कम होगा तो कम ट्रैप करेगा। तो ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज डिटरमाइंड बाय हीमोग्लोबिन, एंड दैट हीमोग्लोबिन इज द कंटेंट ऑफ RBC।
तो बॉडी जो ब्लड है वो का कलर रेड भी आरबीसी की वजह से होता है। जितना ज़्यादा आरबीसी है, जो उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, और उतनी ही ज़्यादा वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, बाइंड करेगा, और ऐसे ऐसे उसके अंदर ऑक्सीजन आती जाएगी और ये इसका कलर चेंज होता जाएगा। मतलब इसको कलर हम इसलिए शो करते हैं सिर्फ कि ऐसे ऐसे वो ऑक्सीजनेट हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड कलर से शो कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड को ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड का कलर ही चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड भी रेड ही रहेगा, ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ऐसे पल्मोनरी सर्कुलेशन से, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन से ब्लड आया, ऐसे ऐसे सेल के मतलब उसकी कवरिंग के साथ साथ चल रहा है, ये गैसेस का एक्सचेंज होता है और ये ऑक्सीजनेट होके, नाउ दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट के लेफ्ट साइड में जाता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में, जो लेफ्ट साइड का ऊपर का चैम्बर है, लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से फिर नीचे आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बाहर निकलेगा, जब सिस्टोल होगा, हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो बाहर निकलेगा, जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, यानी कि बॉडी के हर पार्ट में, हर जगह जाएगा और अपने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे उस ब्लड की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए बस, जो ब्लड के थ्रू आएंगे। तो ये सेल अपने आप को लाइव रखने के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जो ये जो सब चल रहा है ना, ये भी रेस्पिरेशन है। ये आगे जाएगा, सेल्स को ऑक्सीजन देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, वो भी रेस्पिरेशन है। तो हर सेल अपने आप को जिंदा रखने के लिए रेस्पिरेशन करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए जो ऑक्सीजन ले रही है, CO2 ले रही है और न्यूट्रिएंट्स ले रही है, वो सब रेस्पिरेशन है। अब इवेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्या क्या इवेंट्स होते हैं? एक पल्मोनरी वेंटिलेशन, मूविंग एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। पल्मोनरी मतलब लंग्स। ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी वो है जो लंग्स की तरफ ब्लड लेके आती है, पल्मोनरी वेन जो लंग्स का ब्लड लेके वापस हार्ट में जाएगी, और ये पल्मोनरी वेंटिलेशन जो लंग्स के अंदर एयर आई, एयर बाहर निकल रही है, ये पल्मोनरी वेंटिलेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज बिटवीन पल्मोनरी ब्लड एंड एल्वियोलाई, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो गैस लंग्स के अंदर एयर आ रही है, जा रही है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, और फिर ये जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट, ये जो इसके अंदर एयर आई, CO2 आ गई, ये आगे लेके जा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रही है। थर्ड पार्ट ये हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाया द ब्लड स्ट्रीम, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। Then internal respiration, gas exchange between blood and tissue cells in systemic capillaries. ये जो ब्लड गया, ये हार्ट के लेफ्ट साइड जाता है और ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड ऊपर से एंटर किया, नीचे वेंट्रिकल से निकला, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला ब्लड हर सेल्स के पास जाएगा और उनको अपना, उसके अंदर की जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करेगा और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। दिस इज इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के ये 4 इवेंट्स हैं। फाइन। लंग्स में एयर का आना जाना, पल्मोनरी वेंटिलेशन, उस लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज है, ये वाला जो गैसियस एक्सचेंज है, दिस इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद ये ब्लड आगे गया, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा हार्ट के थ्रू। तो ये गैसियस ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेटरी गैस का ट्रांसपोर्ट, और फिर ये ट्रांसपोर्टेड ब्लड हर सेल के पास जाएगा, वहां पे उसको गैस प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ये है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो दीज आर द इवेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम जितनी योगा की जो एक्सरसाइजेज करते हैं, उससे क्या होगा? हम पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज कर रहे हैं। इस पल्मोनरी वेंटिलेशन से ये गैसियस एक्सचेंज इंक्रीज होगा। गैसियस एक्सचेंज इंक्रीज होने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा होगा। अब ऐसा सीधा सीधा नहीं है कि हम, मतलब ऐसे कोई
योगा आसन हैं या प्राणायाम हैं जो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करने का मतलब है कि सर्कुलेटरी सिस्टम को अफेक्ट करना, क्योंकि यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज इंक्रीज होगा। गैसियस एक्सचेंज इंक्रीज होगा तो मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन अफेक्ट होगा। इंटरनल रेस्पिरेशन अफेक्ट होने से जो सेल्स जिनको ऑक्सीजन जा रही थी, न्यूट्रिएंट्स जा रहे थे, वो सेल्स ज़्यादा हेल्दी होंगी। तो योगा के आसन से जो पल्मोनरी वेंटिलेशन चेंज हुआ, उस पल्मोनरी वेंटिलेशन की वजह से ये तीनों इवेंट चेंज होंगे, मतलब इन तीनों इवेंट्स में बेनिफिशियल इफेक्ट्स होंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगा, ट्रांसपोर्ट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसी के साथ हार्ट बीट, ब्लड का सर्कुलेशन अफेक्ट होगा। और जब ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा तो सेल्स को का इंटरनल रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा और सेल्स ज़्यादा हेल्दी होंगी और ओवरऑल मिला के बॉडी हेल्दी होगी। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसे होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज कंप्लीटली मैकेनिकल, कंप्लीटली मैकेनिकल। मतलब जिससे ये मैकेनिकल का एम ही हटा दो आप, देन इट विल बी केमिकल। तो बॉडी के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो एक सेपरेट पार्ट हैं, जैसे हॉर्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और जो भी थे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस थे जो हमने इम्यून सिस्टम में पढ़े थे, वो हैं केमिकल्स। वो केमिकल्स फाइट करते हैं, केमिकल्स अलग तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ब्रीदिंग कंप्लीटली मैकेनिकल है। मैकेनिकल मतलब मशीनरी काम करती है इसमें। डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम चेंजेस इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में जो वॉल्यूम चेंज होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, और मैकेनिकल प्रोसेस है। वॉल्यूम चेंजेस लीड टू प्रेशर चेंज which lead to the flow of gases to equalize pressure। ये है जैसे अब यहाँ पे ये प्रेशर चेंज हो गया, इसके साइज चेंज होने से ये इस प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एकदम से एयर लेगा, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें और किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम फैलता है, सिकुड़ता है। जब ये सिकुड़ा तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ, उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए फिर डायफ्राम को दूर करने की कोशिश करेगा, फिर डायफ्राम ऊपर आएगा, फिर डायफ्राम नीचे जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये अपना यहाँ पे जो प्रेशर है उस प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश में यहाँ से एयर आती है बाहर निकलती है, एयर आती है बाहर निकलती है, और उसका आना जाना इस डायफ्राम की पोजीशन के साथ और यहाँ के प्रेशर को मैनेज करने के लिए, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये सब चलता है। तो इसलिए ये सारा एक मैकेनिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन। टू फेजेज होते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये इंस्पिरेशन है। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। आप जैसे आराम से बैठे हो तो सांस लेके देखो, ऐसे सांस ले रहे हो आपकी छाती फूलेगी, वो प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है तो डायफ्राम ऊपर उठ जाता है। द साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज हो रहा है, चेस्ट फूल रही है आपकी। एक्सटर्नल एयर इज पुल्ड इन, बाहर की हवा अंदर आती है इन द लंग्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम। इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये सब इंस्पिरेशन है, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। ये स्लाइड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो आप इसको आगे का पार्ट देख लीजिएगा, और हम नेक्स्ट क्लास में इसको फिर और आगे का जितना भी डिस्कस करने की जरूरत होगी वो कर लेंगे। डिफरेंट वॉल्यूम्स हैं, कैपेसिटीज हैं, वो सब आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ भी एडिशन करना है, पूछना है, बताना है, यू आर मोस्ट वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए। सर ह्यूमन एनाटॉमी के लिए कोई पर्टिकुलर बुक बता दीजिए जो एग्जाम्स के सेक्शन से बढ़िया होगी। भाई जो ह्यूमन एनाटॉमी के लिए या ह्यूमन
फिजियोलॉजी के लिए जो बुक्स हैं, आप एक बार लाइब्रेरी यस में सर। विजिट करोगे तो नॉर्मल बुक्स पतली पतली सी खूब सारी पड़ी हैं, खूब सारी हैं। अब ओके हाँ, मतलब सीधे सीधे नाम से सर, मैं मतलब कोई भी, कोई ऐसे स्पेसिफिक बुक नहीं आती है, कोई एक इसकी बहुत सारी मिल जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है कोई भी। आप अगर विजिट करते हैं वहाँ तो बहुत सारी बुक्स हैं जिसकी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल लगती है, जिसमें से आपको लगता है कि हाँ ये, क्योंकि स्टूडेंट्स दो ही चीज़ देखते हैं, एक तो ज़्यादा ना पढ़ना यस सर। पड़े और जितना भी पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ जाए। यस सर। तो इन तो दोनों सर ही ये चीज़ों दोनों की एक ही बुक, में मिल जाएंगे ना, कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की दोनों एक ही में मिल जाएंगे, दोनों टॉपिक्स तो ये। हाँ ऐसी ही बुक आपको चाहिए। वहाँ पे एनाटॉमी की बुक अलग है, फिजियोलॉजी की बुक अलग है, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक अलग है, जिसमें दोनों चीज़ मिलती हैं, यस वो बुक्स अलग हैं। ओके सर। जो स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, अब वो हैं जैसे जो राइटर हैं, टोरटोरा है, रोज एंड विल्सन है, गाइटन है, बी डी चौरसिया है। लेकिन ये बुक्स ना थोड़ा सा साइंटिफिक स्टैंडर्ड की हो जाती हैं, आपको इतनी डेप्थ नहीं चाहिए। तो आपके लेवल की जो आपको ठीक से लगे ना कि हाँ इसमें से मुझे समझ आ रहा है। यस सर। और एक स्टूडेंट का फोकस हमेशा होता है कि बुक पतली हो, थोड़ा पढ़ना पड़े और नंबर अच्छे आ जाएं। तो यस आप सर। थोड़ा सा उसी एंगल से पतली पतली बुक्स देख के जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही हो, वो छांट लो वहां से। ये जो ओके मैंने सर, बुक्स के थैंक यू। ये जो यस मैंने सर। बुक्स के नाम बताए, ये वो हैं फिर जिसको डेप्थ में आपको पढ़ने का जो पड़ेगी, और यस इतना सर। आपके यस पास टाइम है नहीं। सर, एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ ही होंगे होली के बाद? अभी तो कुछ ऐसा सिस्टम सुना नहीं है भाई, जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम का कोई शेड्यूल अभी तक तो नहीं आया है। 15 अप्रैल या 15 मार्च। ओके ओके। हाँ जितेंद्र जी, क्लास खत्म होने के टाइम